गांव की गलियों में सन्नाटा था। रात हो रही थी। काले बादलों की ओट से आधा चांद झांक रहा था। उस रात गोविंद की नई दुल्हन राधिका पहली बार घर में कदम रख रही थी। राधिका का चेहरा घूंघट में छुपा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो इस घर को पहले से ही जानती हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे राधिका के कदम नहीं, कोई परछाई अंदर जा रही हो। आओ बहू, दहलीज पार करो। जी बाबूजी। उसके स्वर में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके घूंघट के नीचे से दो लाल आंखें कुछ पल के लिए दिखी। गोविंद ने उसे पकड़ते हुए महसूस किया कि उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी है। शादी की पहली रात गोविंद ने जब कमरे में प्रवेश किया, वो बिस्तर पर खड़ी थी, बिना हिले डुले। कमरे में तेल का दिया टिमटिमा रहा था। अचानक एक तेज हवा चली, दिया बुझ गया और अंधेरा गहराता चला गया। अरे राधिका, डरने की कोई बात नहीं, मैं दिया फिर से जला देता हूं। जैसे ही उसने माचिस जलाई, राधिका उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी थी, होठों पर हल्की सी भौंक सी मुस्कान। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। गोविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी आत्मा छूने आया हो। अगली सुबह आंगन में गाय बंधी थी, पर उसके मुंह से डरावनी चीखें निकल रही थी। दूध भी खट्टा था। पीछे वाले मटके बिखरे पड़े थे और कुएं के पास मिट्टी में पीले पांव के निशान घर के अंदर तक जाते दिखे। रात में सुनीता ने खिड़की से देखा कि राधिका सफेद साड़ी में कुएं के पास बैठी थी, चांदनी में भीगती हुई। उसके बाल हवा में तैर रहे थे, जबकि चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीमी सी आवाज में कहा, वहां से आना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार बुलाओ। सितारों की जगह काले बादल दिख रहे थे, मानो आसमान भी डर से उग्र हो उठा हो। एक दिन दोपहर में गांव के छोटे से मंदिर में पूजा हो रही थी। पुजारी शांति पाठ कर रहा था। तब अचानक मूर्तियों के चेहरे बदल गए। राधिका वहां प्रकट हुई, लेकिन मंदिर में कोई नहीं दिख रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मूर्तियां बोल रही है। अब सब जानेंगे कि मैं कौन हूँ। मंदिर की घंटियां बजने लगी, पर हवा शांत थी। ओम की ध्वनि तंत्र मंत्र की तरह गूंज उठी। बाबा की मूर्ति की आंखों से खून की धार टपकने लगी और वहां चींटियों की भीड़ उमड़ आई। छत की सीलिंग से पानी टपकने लगा, जिस पर लाल धब्बे थे। पूरा गांव हड़कंप में था। रात को घर से पानी लाने के लिए गोविंद जब कुएं की ओर जा रहा था, तो उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। अचानक राधिका कुएं के किनारे प्रकट हुई, पर पानी में उसका चेहरा उल्टा दिख रहा था। गोविंद ने जैसे हाथ से पानी चखा, उसमें एक अजीब सी सड़ी गंध आ रही थी। पी लो, ये मौत सदियों पुरानी है। गोविंद ने चिल्लाकर मटके को हवा में फेंका तो उसका हाथ जल उठा। मटका टूट गया, पानी फर्श पर बिखर गया और वहां चींटियों की कतार ने गोविंद की ओर रेंगना शुरू कर दिया। चींटियां उसके जूते में घुस गईं और गोविंद चीखने लगा। पर राधिका गायब थी। सिर्फ कुएं से एक धीमी हंसी आ रही थी। रात को गोविंद ने देखा कि राधिका घुटनों के बल शमशान में बैठी थी। चारों ओर राख के गोले थे और बीच में एक जला हुआ मानव कंकाल पड़ा था।
वो उस पर मिट्टी का तिलक लगा रही थी। ये देखो, तुम्हारी आत्मा यहाँ मौजूद है। गोविंद की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को खुली कब्र में पड़ा हुआ पाया। ऊपर से मिट्टी की परत बरस रही थी। राधिका। कोई उत्तर नहीं था, केवल हवाओं में उठती राख की परत से उसका चेहरा बाहर झांक रहा था। उन दिनों गांव में कई और लोग लापता हुए। चौकीदार, हलवाई और रामू के ही दोस्त चंदन। अंतिम बार उन्हें राधिका के पीछे चलते देखा गया। जब लोग चंदन को ढूंढने गए तो चंदन का शव उसके अपने ही घर में मिला। उसके हाथ में राधिका की एक चूड़ी थी। हर किसी की चीख सुनाई देती थी, पर कोई नहीं बचा। गांव के कुएं में डूबकर आत्माएं भी रोती दिखी, जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी अंधेरे में घुट घुट कर मर गए। जब गोविंद की आंख खुली तो वो तहखाने में था। अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती चल रही थी। चार दीवारों पर खून की धारियां बह रही थी, मानो कोई ताजा वारिस रच चुका हो। तुम बच नहीं सकते, ये अब मेरा निवास है। उसकी साड़ी लाल हो चुकी थी, मानो उसने कोई रक्तपात कर दिया हो। दीवारों से खून टपक रहा था और जमीन पर कंकाल बिखरे थे। गोविंद ने घबरा कर दरवाजा खोला, पर वो बाहर निकल नहीं पाया। हर तरफ वही परछाइयां थी। गांव वालों का कहना है कि राधिका एक बलपूर्वक हत्या की पीड़ित आत्मा थी, जिसने अपनी शादी के दिन अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा बदला लेने आई थी, न सिर्फ गोविंद से बल्कि उन सब से जो उस हादसे में शामिल थे। वो घर आज भी खंडहर में पड़ा है। रात को पास से गुजरते हुए लोग उसकी चीख सुन लेते हैं। मेरी साड़ी लाल है, खून की रंगत में डूबी, अब कोई नहीं बच सकता। लोग देखते हैं सफेद साड़ी में कोई परछाई झुंझलाकर आंगन में घूमती है। लाल आंखों से आग उगलती, बर्फ जैसी मुस्कान लिए वो नई दुल्हन, जिसकी कहानी गांव के बच्चों को आज भी डराती है। कई महीनों बाद भी घर में अजीब गतिविधियां बंद नहीं हुई। रामू ने एक सुबह देखा कि घर की सजावट के लिए रखी लाल चुनरियां फर्श पर बिखरी थी और हर चुनरी पर ताजा खून के धब्बे थे। उन्होंने एक एक चुनरी उठाई तो महसूसा खून अभी भी गुनगुना था। ये खून कहां से आ रहा है? वो तिरस्कार से कमरे को देखते हुए पीछे हटते हुए सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों पर गिरते कदमों की आवाज बंद गली की हवाओं से मिली, मानो कदम राधिका के हों। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक कोने में खून की बुलबुले फूट रहे थे और बलखाती लकीरों से उस पर नाम लिखा हुआ था, गोविंद। रात हुई तो घर के सारे दिए अपने आप जले और फिर बुझ गए। अंधेरे में राधिका की हंसी का स्वर गूंज उठा। नाम लेना भूल गए हो? मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं। गौतम, जो गांव के स्कूल मास्टर थे, अचानक गायब हो गए। उनकी सीट पर उनका खून और एक संदेश लिखा था, मेरा फिर से इंतजार करो। गांव के कुएं पर बने पुराने पेड़ की डाल पर बच्चे झूला झूलते थे, पर एक रात झूला खुद घूमने लगा। एक बच्चा गिर गया और मर गया। उसके शरीर पर छाप थी राधिका के हाथ की निशानी। लोगों ने बताया कि उसने चिल्लाकर कहा था, नहीं दुल्हन, मुझे भी ले जाओ। और झूला वहीं पर रुका। रामू ने पूरी हिम्मत जुटाकर पुजारी से मंदिर जाकर प्रार्थना की, पर मंदिर का गर्भगृह पहले जैसा शांत नहीं था। मूर्तियां फिर बोलने लगी। देवी के होठों से
जो कभी उद्धार का गीत गाती थी, आज रोने की आहें निकल आई। पीछे कमरे में राधिका की परछाई दीवार पर फैल रही थी। उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल रही थी। पुजारी ने जैसे मंत्र पढ़े, जैसे नीले हाथी की लौ हटाई, पर सब फिजूल था। तालाब का पानी लाल हो गया और उसमें तैरते मेंढक मर रहे थे। तालाब से निकले कीचड़ में एक लाल चमक थी, जैसे खून का द्रव। लोग कहते हैं राधिका उस जल में नहाकर बलशाली होती जा रही है। अब गांव वालों के पास बचा कुछ नहीं, न घर, न पूजा, न चूल्हा चौका। हर कोई बचने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन राधिका हर जगह है। सूरज ढलने पर उसके कंकाल जैसे हाथ छत पर जोर जोर से खटखटा रहे हैं, और नया दिन आने से पहले घर की छत पर कभी कभार कोई सफेद साड़ी में खड़ी दिखती है। उसके बाल बिखरे, चूड़ियां झंझना रही हों और दो लाल आंखों से कोई घूर रही हो। रात में एक बार फिर पूजा शुरू होती है, पर तावीज फुफकारने लगते हैं। बैलों की हांडी कांपती है और अग्निहोत्र में झाग उभर आता है। अंधेरे की वो गहरी चुप्पी जिसमें सिर्फ राधिका की सांसें गूंजती है, गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक रात जब गांव के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे, राधिका ने पुरानी हवेली के भीतर भूमि हिलाकर रख दी। हवेली के कमरे से दरवाजा टूटकर बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। कमरे की दीवार कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। सुना है कब्रिस्तान की मिट्टी हवेली तक पहुंची है। रामू की आंखें डर से फैल गई। अगले दिन हवेली के बगीचे में लोग इकट्ठा हुए तो वहां हड्डियों का ढेर था, बिखरे हुए कंकाल, घुटने टेक कर चिपके हाथ, और एक अधखुली कब्र खुद गई थी। हम उन्हें क्यों नहीं बचा सके? कंकालों की झंझनाहट सुनाई देने लगी, मानो वे फिर उठने को बेताब हों। हवेली की ऊपरी मंजिल से चीखें गूंजने लगी, जैसे इसमें फंसे लोग आज भी बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हों। अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से एक एक करके लाल रोशनी टिमटिमाती थी। हर रोशनी के पीछे राधिका की परछाई दिखती, जैसे वो चारों ओर फैली मौत पर गर्व कर रही हो। राधिका ने गांव के कुएं में एक बड़ा सा शीशा गिरा दिया। शीशे के टुकड़े ज्यों ही पानी से छुए, गांव के लोगों के रंगे हुए चेहरे शीशे के टुकड़ों में दिखाई देने लगे। मैं अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आई थी और आंसू खून की पतली धार की तरह बह रहे थे। वो शीशा धीरे धीरे टूटकर पानी में लुप्त हो गया, लेकिन वहां छाया बनी रही राधिका की। वो एक चेहरा जो कभी बुजुर्ग नहीं हो सकता था। और उस रात गांव वाले सपने में देखते कि उनकी आत्माएं स्वगत कब्रों में सो रही है, वही राधिका सफेद चादर ओढ़े खड़ी उनका इंतजार कर रही है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव पर एक बुरी डायन का साया था। सभी गांव वाले उस डायन से परेशान हो चुके थे। काफी प्रयास करने के बाद आखिरकार गांव की डायन गांव के लोगों के हाथों आई थी। बड़ी मुश्किल से डायन लोगों के हाथ आई थी, इसीलिए गांव वाले उस डायन को सबक सिखाना चाहते थे और बाबा के साथ मिलकर उस डायन को एक पेड़ के नीचे बांधकर उसे जिंदा जला देते हैं। पर वो डायन जलते वक्त भी गांव वालों को चेतावनी देकर जाती है, डायन कभी नहीं मरती। तुम्हें क्या लगता है मेरा साया इस गांव से खत्म हो जाएगा?
मैं वापस आऊंगी और इस बार पहले से भी ताकतवर बनकर। ये मेरा अंत नहीं बल्कि काली शक्तियों का आरंभ है। डायन गांव वालों को चेतावनी देकर आग में जलकर राख हो जाती है, पर गांव वालों को उस टाइम उसकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि उनके गांव से डायन का साया खत्म हुआ। इस बात को गुजरे 10 साल हो चुके थे। इन 10 साल में उस गांव में किसी के साथ बुरा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उस डायन को देखा। उसी गांव में राम और उसका परिवार भी एक खुशहाल जीवन जी रहा था। राम 29 साल का हो चुका था, पर अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अरे बहन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मेरे राम की किस्मत में क्या लिखा है। उसका ब्याह नहीं हो रहा है। बहन, अगर तुम्हारे लाल का ब्याह नहीं हो रहा है तो किसी पंडित से उसकी कुंडली दिखाओ ना, ताकि पता चल सके कि क्या दोष है उसकी कुंडली में। शांति एक बाबा के पास जाती है और राम की कुंडली दिखाती है। राम की कुंडली देखकर उन बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भयभीत परेशान होकर शांति को आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी ना हो तो ही भला है। तुम्हें बहू मिलेगी, कुछ दिनों तक सब अच्छा भी होगा, पर आने वाले समय में तुम्हारे बेटे पर किसी बुरे साए का कब्जा हो जाएगा। पर बाबा, हमारे गांव से तो उस वक्त का नामो निशान खत्म हो चुका है। बाबा, मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मैं अपने बेटे को उस बुरी शक्ति से बचा सकूं। बहन, क्योंकि तुम्हारे बेटे पर अभी कोई मुसीबत नहीं आई है, इसलिए मैं कोई हल भी नहीं बता सकता। बस तुम मेरी बात को ध्यान रखना। बाबा की बात सुनकर शांति बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपने घर में चर्चा करती है, पर शांति का पति और राम दोनों ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और शांति के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और वो बाबा की कई बातों को भी भूल जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और राम 30 साल का हो जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत, इतनी लड़कियां ढूंढने के बाद मालती नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और शांति बिना कोई देरी करे अपने बेटे की शादी मालती से करवा देती है। एक रात जब राम ऑफिस से घर आता है तो उसे तेज बुखार होता है और वो बिना कुछ खाए ही सो जाता है। अगली सुबह जब राम उठता है तो उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। राम को बीमार देखकर शांति को कुछ समझ नहीं आता और वो मालती से कहती है, बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरे पति की इतनी तबीयत खराब है और तुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे की तरफ देख, कैसे नीला पड़ गया है ये। माँ, मालती को कुछ मत कहो, वो भी प्रेग्नेंट है। अब वो अपना ख्याल रखेगी या मेरा? क्या बहू गर्भवती है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं? माँ, मुझे भी कल रात को ही पता चला। मैंने सोचा कि सुबह होते ही खुशखबरी आपको सुना दूं, पर उससे पहले राम जी की तबीयत खराब हो गई। माँ जी, हमें पहले राम जी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। शांति बिना कोई देरी किए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। राम को देखकर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राम को हुआ क्या है। वो एक ही दिन में राम के कई सारे टेस्ट कर लेता है, पर किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकलती, जिससे शांति को राम को किसी दूसरे गांव के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहता है। डॉक्टर के कहने पर शांति अपने बेटे और बहू के साथ शहर के बड़े से अस्पताल में जाती है, पर वहां भी राम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि राम का शरीर भी एकदम पतला दुबला हो जाता है। यहाँ तक कि अब राम की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। पर तभी शांति को बाबा की बात याद आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे बेटे को अब कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बाबा की कई सारी बातें सच हो रही हैं। हमें राम को बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। शांति अपने पति के साथ राम को उसी बाबा के पास ले जाती है। राम को देखते ही बाबा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो शांति को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कोई बहुत बुरा साया है तुम्हारे घर पर।
जैसा मैंने कहा था, तुम इस साए से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो तो अपने बेटे को खुद से दूर कर दो, और हाँ, उससे मिलने की भी कोशिश मत करना तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा। आप तो सब देख लेते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना कि कौन है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। वो बुरी शक्ति मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि वो कौन है, पर इसका अब एक ही उपाय है। अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे खुद से दूर कर दो। बाबा के कहने पर शांति अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कर देती है और उसे अपनी बहन के घर भेज देती है। शांति की बहन राम का अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी दवाई के साथ समय समय पर झाड़ फूंक भी करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और 1.5 साल में राम पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। इन 1.5 साल में राम का लड़का भी हो जाता है। जब राम को अपने बेटे की खबर मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बेटे से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है। राम को गांव में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और सब कुछ ठीक था, जिसके बाद शांति को लगता है कि उसके घर से बुरा साया टल गया। पर बच्चा आधी रात को रोने लगता है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। बच्चा बुखार से तपने लगता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। राम के बेटे के साथ भी वही हो रहा था जो आज से 1.5 साल पहले राम के साथ हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? जैसा राम के साथ हुआ ठीक उसी तरह से मेरे पोते के साथ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, हम इसे खुद से दूर कैसे रखेंगे? आप सब यहीं रुकना, मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। इस घर पर बुरा साया है, मेरे बेटे पर नहीं। मेरा बेटा इस घर से दूर जाएगा तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। घर वाले बच्चे को मालती के साथ मौसी के घर भेज देते हैं। पर अगली ही रात को ठीक 3 बजे मालती का फोन आता है और मालती की बात सुनकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है। राम के बच्चे के खत्म होने के बाद मालती अपने बच्चे की लाश लेकर वापस आ जाती है, पर मालती वो लाश घर में किसी को नहीं देती और उसे अपने पास रखती है। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद मालती को सदमा लग गया है बच्चे के खत्म होने का। पर रात को मालती अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह जाती है। शांति अपनी बहू को अपने पोते की लाश जंगल की ओर ले जाते देख हैरान हो जाती है। अब शांति अपने बेटे के साथ अपनी बहू का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो उन आत्मा के साथ मिलकर अपने बच्चे की लाश पर किसी काली शक्ति की पूजा कर रही है। मालती कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी जिसे सभी गांव वालों ने मिलकर आज से 10 साल पहले जिंदा जलाकर मारा था। अब राम और शांति बिना कोई देरी किए वहां से गांव में आते हैं और सभी गांव वालों का दरवाजा पीटकर उन्हें जगाते हैं। सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो डायन वापस आ गई है। हमारे गांव से उस डायन का साया अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस डायन ने सबसे पहला शिकार मेरे घर को बनाया है। शांति की बात सुनकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी गांव वाले कुछ कर पाते उससे पहले गांव वालों को डायन के हंसने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज आने लगती है। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। सभी गांव वाले डरे सहमे एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी वो डायन सभी गांव वालों के सामने अपने खुले लंबे बाल लेकर आती है। उस डायन के पैर उल्टे थे और इस बार डायन पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। डायन हवा में उड़ने लगती है और अपने हाथों के नाखूनों को बड़ा कर लेती है और अपने नाखूनों से गांव के एक बच्चे पर हमला करती थी। तुम गांव वालों ने क्या सोचा? तुम मुझे खत्म करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? मैंने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले से भी ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को खत्म करके अमर हो जाऊंगी।
उसी समय गांव के बाबा वहां आ जाते हैं। हमारे गांव के बच्चे ही अब इस डायन का विनाश कर सकते हैं, इसीलिए ये डायन हमारे गांव के बच्चों को खत्म करना चाहती है। बच्चों, तुम उस डायन से डरना नहीं बल्कि लड़ना। अब तुम ही इस गांव को बचा सकते हो। तुम सबको मिलकर इस डायन के बाल काटने होंगे ताकि इसकी शक्तियां खत्म हो जाएं, क्योंकि एक डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती हैं और एक मासूम बच्चा ही उससे लड़ सकता है। बाबा, तुझे क्या लगता है ये मासूम बच्चे मेरा मुकाबला कर सकेंगे? हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। मैं अपने पोते को खो चुकी हूँ। क्या तुम सब भी अपने बच्चों को खोना चाहते हो? एक बार फिर सभी गांव वाले एकजुट होते हैं। मासूम बच्चे डरते हैं और सभी बच्चे अपने हाथों में कैंची लेकर उस डायन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को ढेर कर देती है। लेकिन एक बार फिर बच्चे उठते हैं और डायन पर एक एक कर हमला करते हैं। ये देख डायन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देती है। पर इसी बीच एक बच्चा पीछे से जाकर उस डायन की चोटी के कुछ बाल काट देता है और चोटी काटने के साथ ही डायन की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाने लगती है। मैं फिर से आऊंगी। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। वापस आऊंगी मैं। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे उस डायन के बाल काटने लगते हैं और जैसे जैसे डायन के बाल कटते हैं वो डायन अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से उस गांव से उस डायन का साया एक बार फिर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में डायन का साया खत्म हो चुका था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के